फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेनेसा पीरियड। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हमारा मिडल इंग्लिश एज, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एंग्लो नॉर्मन एज और दूसरा हमने पढ़ा था एज ऑफ चौसर। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा जो थर्ड जो पीरियड चलता है उसको मैन पीरियड की कैटेगरी में अगर हम देखें तो वो है हमारा रेनेसा एज। और रेनेसा एज को हम पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद में इसकी जो बाकी की इसके अंदर चार सब पीरियड और आते हैं, सब एज और आती है, उनको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, इतना हमने समझा। तो अब हम बात करते हैं क्या है रेनेसा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो देखो 1500 से लेके 1660 तक ये इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, हम अगर देखें कि क्या है रेनेसा तो देखो रीबर्थ, इसका जो मीनिंग होता है वो है रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ किसका तो देखते हैं। रीबर्थ होता है नॉलेज का, आर्ट का और इसके अलावा ह्यूमन वैल्यू का। ठीक है, ये जो रीबर्थ होता है ये होता है नॉलेज का, आर्ट का और ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू का। दूसरी बात हम करें तो होता है रिवाइवल। इसके अलावा हम बात करें तो होता है रिवाइवल। अब रिवाइवल किसका होता है वो भी हम देखते हैं। रिवाइवल होता है क्लासिकल एंड ग्रीक और रोमन। जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन लर्निंग आर्ट है ना, उसका रिवाइवल होता है। आर्ट के साथ हम लिटरेचर की बात करेंगे, हम कल्चर की बात करेंगे, तो उन सब का एक रिवाइवल होता है। किसके बाद? मिडल एज के बाद। अब ये चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो मिडल एज के बाद रिवाइवल होता है किसका? मैंने बताया क्लासिकल ग्रीक और रोमन की आर्ट का, लिटरेरी आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर। ठीक है, तो इसका रिवाइवल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एज है ना, ये मेनली तो डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द ट्यूडर एज। ठीक है, तो ट्यूडर एज के टाइम पर उसके दौरान ये डेवलप हो रही थी ड्यूरिंग ट्यूडर एज। लेकिन अगर हम बात करें ये हाईली ब्लूम होती है bloomed in एलिजाबेथन एज। ठीक है, एलिजाबेथन एज के अंदर रेनेसा खूब पीक पे जाता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, लाइक कल्चर का, लिटरेचर का, ड्रामा का, प्लेज का। उस टाइम पर पोइट्री भी खूब अच्छे से लिखी जाती है, पर इतना नहीं, लेकिन ड्रामा जो है ना वो खूब पीक पे होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो ये देखो एलिजाबेथन जो एज है ना, इसी एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एज में बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। जब मिडल इंग्लिश एज चला जाता है ना, तो उसके बाद में सारी चीज़ें फिर से रिवाइवल होती है ना। सारी चीज़ों का फिर से एक रीबर्थ होता है और एक नया रेन क्रिएट होता है। ठीक है, इनके टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, हम वो आगे देखेंगे। ये देखो गोल्डन एज। हाँ, अब हम देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो रेनेसा है उसकी जो बिगनिंग हुई थी वो हुई थी इटली में। ठीक है,
तो रेनेसा की जो स्टार्टिंग थी वो इटली से थी और वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैल जाता है। ठीक है, जब वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैलता है तो कौन कौन सी कंट्रीज उसके अंडर हम पढ़ते हैं, मेनली कौन कौन सी कंट्रीज है, वो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, तो बिगन इंग्लैंड, फ्रेंच और जर्मनी। सॉरी मैंने थोड़ा मेसी कर दिया, बट उसके लिए जगह काफ़ी नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखेंगे कि इस एज के टाइम पर कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि ग्रो करने लग गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैक ठीक है, जब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जब इंग्लैंड में जब मिडल एज कंप्लीट हो जाती है, मिडल एज के बाद में ही रेनेसा आता है। ठीक है, तो देखो एंडिंग ऑफ मिडल एज। ठीक है, और जब इसकी एंडिंग होती है तो रेनेसा आता है। और रेनेसा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम मेनली पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हम स्केल के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन कौन सी एज हमें पढ़नी है रेनेसा के अंडर जो आती है। तो सबसे पहली एज जो है हमारी एलिजाबेथन एज, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये आ जाएगी हमारी पहली एज। ठीक है, इसके बाद में आती है जैकोबियन एज, जैकोबियन एज। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सेकंड एज। थर्ड एज आती है हमारी कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज। ठीक है, जैसे ही कैरोलाइन एज कंप्लीट होगी अब हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ एज, कॉमनवेल्थ एज। ठीक है, ये 4 एज इसके अंडर आती है, किसके, रेनेसा के अंडर। ठीक है, एलिजाबेथ एज के अंदर क्वीन एलिजाबेथ रूल करती है। जैकोबियन एज के अंदर इनके क्वीन एलिजाबेथ जो कि अनमैरिड होती है, तो ये इसको एक वर्जिन क्वीन भी बोलते हैं। तो मतलब इनकी शादी नहीं हुई तो इनका कोई वारिस भी नहीं था। ठीक है, तो अगर कोई वारिस नहीं था इसलिए इनकी डेथ के बाद में इनके कज़न ब्रदर स्कॉटलैंड के किंग जेम्स सिक्स जो होते हैं, किंग जेम्स सिक्स जो होते हैं वो इंग्लैंड में आकर किंग जेम्स फर्स्ट बन जाते हैं और अब यहाँ पर इंग्लैंड में रूल करते हैं। ठीक है, तो उसके रूल को बोलते हैं जैकोबियन एज। उसके बाद में आते हैं कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज में जो किंग होते हैं वो किंग जेम्स के सन होते हैं और किंग जेम्स के सन रूल करते हैं, उनका नाम है चार्ल्स द फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो चार्ल्स होते हैं, किंग चार्ल्स, ये इनके कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कंट्रोवर्सी छिड़ती है इनके, मतलब इनका रूल जो है ना वो प्रॉपर वे में नहीं चलता। तो इंग्लैंड के जो लोग हैं वो इनसे गुस्सा हो जाते हैं और उस वजह से इनका असैसिनेशन कर देते हैं। ठीक है, इनका ऐसा माना जाता है कि इनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये चले जाएंगे इनका रूल हो, उनके रूल के बाद भी आ जाता है कॉमनवेल्थ रूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमवेल नाम के एक पर्सन होते हैं जो कि यहाँ पर रूल करते हैं अब। ठीक है, वो क्राउन नहीं संभालते लेकिन ओवरऑल वो लोगों का लीडर होता है, तो वो ही अब इंग्लैंड पे रूल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मैन। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेनेसा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो ग्रीक स्कॉलर्स जो है ना वो अब मूव कर जाते हैं किसकी, इटली की तरफ, ठीक है, और अपने साथ क्या, क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट भी लेके चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर अब धीरे धीरे है ना ग्रीक और रोमन्स की तरफ लिटरेचर का जो इंटरेस्ट है ना वो क्रिएट होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये जो इंग्लैंड के लोग हैं ना अब ग्रीक राइटर्स और ये जो रोमन राइटर्स हैं इनकी तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं और उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल को अब खुद अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके बाद में, पहला हमने देखा कि एंडिंग होती है मिडल एज की, दूसरा जो स्कॉलर्स होते हैं ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स होते हैं वो इटली में चले जाते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लेके। अब होता है यहाँ पर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, हाँ प्रिंटिंग प्रेस। अब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। अब जब इन्वेंशन हो गया, हाँ देखते हैं कि करा किसने था, जोहान्स, जोहान्स बोलते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है, जोहान्स गुटेनबर्ग इनका प्रिंटिंग प्रेस का पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जोहान गुटेनबर्ग जो है इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब इन्वेंशन हो जाता है ना तो भाई सीधी और सिंपल सी बात यही है कि बहुत सारी बुक्स अब प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, ठीक है, प्रोड्यूसिंग बुक्स, ठीक है। अब जब बुक्स इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगी तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी बुक्स की, और जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी ना तो बुक्स हो जाएंगी सस्ती, और जब हो जाएंगी सस्ती तो सारे जो लोग हैं वो कम पैसों में भी खरीद पाएंगे, और जो पढ़ पाते हैं, जो पढ़ सकते हैं वो बुक्स को पढ़ेंगे और नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे ही बुक पढ़ने का ट्रेंड चला तो एजुकेशन में भी डेवलपमेंट होने लग जाएंगे, ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बुक्स इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि अब इंग्लैंड के लोग बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो उस टाइम पर लिटरेसी जो है वो बहुत डेवलप करती है, अब लोगों को पढ़ना लिखना आता है। अब कॉमन जो लोग होते हैं उनका भी बुक्स की तरफ और एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब वो क्या करते हैं, अब लोगों को समझ आने लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। उनको ये सारी चीज़ें अब वो खुद से कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा एजुकेशन तो बढ़ती ही है, साथ ही लिटरेसी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब एजुकेशन जब लोग लेने लग जाएंगे तो लिटरेसी जो रेट है वो बढ़ जाएगी, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी। हाँ अगला हम अगर देखें तो जियोग्राफिकल जो डिस्कवरीज है ना वो भी बहुत होती हैं, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज अब यहाँ पर होने लग जाएंगी इंग्लैंड में जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, और वो करने वाले कौन कौन थे देखते हैं। अब यहाँ पर है ना देखो नए नए लैंड लोग, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं जो कि नई नई जगह की खोज करते हैं और उस जगह पर कुछ अच्छा सा इन्वेंट करते हैं, कुछ अलग जो होता है उनका। तो धीरे धीरे अब नॉलेज जो है ना वो बढ़ता जाता है, ठीक है, सेपरेट होता जाता है नॉलेज। और अब अगर हम बात करते हैं कि वो लोग कौन थे, तो वो देखो पहले थे हमारे वास्को डिगामा, वास्को डे गामा, ठीक है। वास्को डिगामा आते हैं और एक लैंड का इन्वेंशन करते हैं, मतलब देखते हैं, एक लैंड की खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। और इसके बाद में आते हैं कोलंबस, ठीक है।
कोलंबस आते हैं और उसके अलावा आते हैं मैगलेन। ये 3 लोग होते हैं जो कि करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, ठीक है, इन इंग्लैंड। इतना होता है। दूसरा, यहाँ पर एक एक एडवेंचर क्रिएट हो जाता है। ये मतलब इतना सब कुछ डेवलप होने के साथ साथ अब धीरे धीरे एक एडवेंचर क्रिएट हो जाता है, एक स्पिरिट बन जाती है क्यूरियोसिटी की, कि अब लोगों में वो उत्सुकता होती है कि वो अब नई नई चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं। इसलिए अब वो बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें नॉलेज, अच्छे से नॉलेज आएगा। और जब वो नॉलेजेबल हो जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि क्या हमें क्या क्या करना चाहिए। मतलब जब एजुकेशन का लेवल अच्छा होता है ना, तो इंसान फिर डिसीजन भी अच्छे लेता है। और जब एक इंसान डिसीजन अच्छे लेता है तो धीरे धीरे फिर उसका जो नॉलेज है वो कल्चर में दिखता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ था। अगर हम बात करें इस एज की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि जिनके जो वर्क होते हैं वो अच्छे से पूरे इंग्लैंड को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मेन जो एज होती है इसमें एलिजाबेथन एज, स्पेशली एलिजाबेथन एज ऐसी एज है जहाँ पर लिटरेचर जो रेनेसा है वो पीक पे होता है, ठीक है। रेनेसा पीक पे होता है और इसी एज में जो ड्रामा है ना वो भी बिल्कुल पीक पे होता है। तो ड्रामा भी यहाँ पर खूब डेवलप करता है। ये मेन ड्रामा एज ऑफ ड्रामा भी बोली जाती है, क्योंकि ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इस एज में इतना ज़्यादा फैलता है। और इसी एज में जो थिएटर वगैरह थे वो भी बने थे सारे। तो आज के लिए हम करेंगे इस एज को यहीं पे ख़त्म। ये हमने सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ओवरव्यू लिया है। अब हम इसके बाद में अगले वीडियो में करेंगे हमारा एलिजाबेथन एज से स्टार्टिंग, और हम ऐसे ही करके ये चारों एज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर कोई और क्वेरी आपकी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।